एवरीवन, आपके अपने फेवरेट चैनल अन अकेडमी आरपीएससी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्या कवात्रा, आपके अपने आरपीएससी प्लस एजुकेटर। एंड आज की हमारी टॉपर्स सेक्शन में हम लेकर आए हैं एक नई शख्सियत आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन इंस्पिरेशनल इंसान से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। एंड ही इज 185th रैंक होल्डर, वर्तमान में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में तैनात। एंड आइए तो मिलते हैं हम सर प्रदीप जांगीड़ जी से एंड जानते हैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दिव्या। मेरा नाम प्रदीप जांगीड़ है। मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं बाड़मेर में भी मेरा एक गांव है, बाड़मेर से 82 किलोमीटर, तहसील शिव भियाड़ गांव है। हालांकि मेरी जो एजुकेशन है वो पूरी जोधपुर में हुई है शुरू से ही। मेरे माता पिता दोनों गांव में ही रहते हैं, तो छुट्टियों में मेरा गांव आना जाना होता है, इस हिसाब से मैं गांव का हूँ। बाकी मेरी पढ़ाई पूरी जोधपुर से ही हुई है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई हुई है और 12th तक मैं हिंदी माध्यम में था। उसके बाद 10th के बाद मैं कोटा चला गया IIT JEE की तैयारी के लिए। फिर मैंने IIT JEE का पेपर दिया और मैं सेलेक्ट भी हुआ। उसके बाद मैंने IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है 2010 से 2014। फिर बनारस के बाद मैंने उसी समय लगभग डिसाइड कर लिया था, जब ग्रेजुएशन चल रही थी, कि मुझे सिविल सेवाओं में जाना है। क्योंकि मेरा रुझान वैसे 10वीं 12वीं से ही, 10वीं से आप बोल दीजिए, मेरा रुझान था सिविल सेवाओं में जाने के प्रति। कारण अलग अलग हो सकते हैं। मेरे केस में ये कारण था कि मुझे सिविल सेवा अपनी ओर आकर्षित करती थी, इस सेंस में कि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता था। ये बहुत कॉमन आंसर भी हो सकता है, लेकिन मुझे जब मैं कहीं चल रहा होता था, मान लो, या मैं बचपन से ही जब मैं रोड पे चल रहा होता था, तो मेरे में वो जो कंपैशन जो वो दिखता था ना, तो मुझे लगता था कि इस मतलब इन सब चीजों को सही मतलब करने का सबसे बेस्ट तरीका गवर्नमेंट। हालांकि हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसे होती है कि हमें कहा जाता है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो उनके पास रियल पावर होता है चीजें चेंज करने का, तो वहीं से हम सीखते हैं। और उसी से मैंने तय किया कि मुझे अब सिविल सेवाओं में जाना है। तो कॉलेज में भी मैं प्लेसमेंट में बैठा था और एक जॉब इंटरव्यू भी मैंने दिया। हालांकि मैं उसमें फाइनली सेलेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू के बाद मैंने डिसाइड कर दिया अब मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और मैं सिविल सेवाओं के लिए तैयारी करूंगा। मैं पहले भी कर रहा था, फिर मैंने फुली ये सोच लिया कि अब जितना भी समय लगेगा मैं सिविल सेवाओं में ही जाऊंगा। That is great, sir. सर, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी हमें हो रही है कि आपने इनिशियली फिर इंजीनियरिंग फील्ड क्यों चूज किया? जैसे आपने कहा कि 10th की बाद से ही आपका जो रुझान है वो सिविल सर्विसेज की तरफ था, तो क्यों नहीं डायरेक्ट एक अप्रोच लेना? उसके पीछे भी दो वजह हैं। एक तो मैं शुरू से ही पढ़ने में सही रहा हूँ, मतलब क्लास में फर्स्ट सेकंड रैंक आना, वो स्कूल लेवल पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी तो हम टॉपर्स में ही रहते थे, तो ये रहता था कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। फिर जो हम जिस फेज में मैं बड़ा हुआ हूँ 2006-07 में, उस समय दो चीजों का क्रेज था, या तो मेडिकल का या इंजीनियरिंग का। तो मेरे घर से मेरे अलावा सभी लोग मेडिकल में, मेरे चाचा डॉक्टर हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं, और मेरे भाई भी इसी मेडिकल फील्ड में ही फार्मेसी वगैरह करके, तो काफी लोग मेडिकल से ही जुड़े हुए थे। तो मुझे ये था कि मुझे मेडिकल में तो नहीं जाना है। और मैं चाचा को करीब से देखता था तो मुझे लगता था कि डॉक्टर की लाइफ थोड़ा टफ है। तो वहां से मुझे लगा कि अब आप, वो होता है ना कि क्रीम में आते हो, आप टैलेंटेड हो, तो मुझे ये लगा कि मुझे साइंस ऑप्ट करनी चाहिए। मेरा रुझान था साइंस में, तो साइंस बायो का तो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद एक ही चीज बची है, साइंस मैथ ली और उसमें बेस्ट करने की कोशिश की। तो बेस्ट तो IIT JEE है आज के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर, IIT JEE की है। और उसके बाद ये तो था ही क्या। और मेरा ये भी मानना है कि मतलब इसमें मैं कोई ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब
जैसे मुझे मुझे मेरे साइंस मैथ पढ़ने की वजह से जो मुझ में एप्टीट्यूड आया, या जो नॉर्मली साइंस बैकग्राउंड के लोगों में एप्टीट्यूड का जो रहता है, वो नो डाउट थोड़ा एज रहता है, तो आप उस तरीके से थोड़ा और मतलब डेवलप करते हैं। आर्ट्स में भी कोई बुराई नहीं है, सबका पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन मेरा ये मानना है। नो डाउट सर, सारी स्ट्रीम्स अपने आप में बेहतरीन है, हम उसमें कितना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं वो मैटर करता है। डेफिनेटली सर। सर तो कितना समय लगा आपको, अध्ययन शुरू किया आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेसमेंट में इंटरव्यू के बाद में आपने सोच लिया कि अभी यही करना है और आपने शुरुआत की, तो वहां से आपका जो सिलेक्शन है उसका सफर कैसा रहा, कितना लंबा था? सफर तो एक्चुअली बहुत काफी लंबा हो गया, इस सेंस में कि 2014 मई में मैंने ग्रेजुएशन की थी, और मेरा शुरू मतलब यूपीएससी भी मैंने यूपीएससी में ही था, तो यूपीएससी दिया मैंने। वहां से बनारस से निकला मैं और दिल्ली पहुंचा, जैसे वही रास्ते हैं वैसे लोग उधर की तरफ रुख करते हैं, तो मैं भी दिल्ली पहुंचा था। तो 2014 से मैंने फिर ये फुल फ्लैश ये वाली प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने यूपीएससी दिया, तो यूपीएससी पे मैं पहली बार में प्री नहीं हुआ, फिर मैं और लगा रहा, फिर यूपीएससी देता रहा। तो जिस साल मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा 2016 में ही पहली बार मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा उसी साल, और उसी साल मैंने आरएस का भी फॉर्म भरा था। और मैंने कहा था अब, क्योंकि उससे पहले तक मैं क्लियर था कि मेरा फोकस यूपीएससी पे है, अभी मैं और स्टेट सर्विसेज नहीं देना चाहता। स्टेट सर्विसेज और मतलब राजस्थान में भी अभी मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं क्लियर था कि मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज करनी है। आर्थिक भी मुझे ऐसे समस्या नहीं थी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि संसाधन बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव भी नहीं रहा है। माता पिता ने इतनी मदद की है कि मुझे कभी इस फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो नॉर्मली काफी एस्पायरेंट मेरे, मैं जब यहाँ पे भी देखता हूँ जयपुर में भी और आरएस के इंटरव्यू के टाइम पे भी, जो मैंने चीज देखी, काफी लोग वास्तव में जो इकोनॉमिक फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो काफी लोगों को तोड़ देता है इतनी लंबी प्रिपरेशन में। हर किसी के सॉलिड बैकिंग नहीं होती, मेरे थी तो मैं उसमें लगा हुआ था। फिर 2016 का जब वैकेंसी आई तो मैंने 2013 की भी 2014 तक कॉलेज के एंड में आई थी, लेकिन मैंने भरी नहीं थी, तो मुझे था कि अब यूपीएससी पे फोकस है। 2016 में मैंने पहली बार भरा, उसका प्री दिया अगस्त में, और यूपीएससी का मेंस होने के बाद ही इसका मेंस था। कुछ लोगों में मेंस इसका भी दिया, और आरएस की तैयारी की 2-3 महीने स्पेसिफिक, और उसके बाद आरएस का रिजल्ट आया 2017 में, फिर ज्वाइनिंग आने में 2019। काफी लंबा समय हो जाता है ये, जी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धीरे। एग्जैक्टली सर, यही एक चीज है इम्पोर्टेंट की, दो इम्पोर्टेंट एक्चुअली चीजें आती हैं कि इतने लंबे सफर में एक तो मोटिवेशन रखना और एक पेशेंस रखना, ये अपने आप में एक टेस्ट है इस प्रिपरेशन का। आप सेलेक्ट होंगे, आप ड्यूटी में जाएंगे, उससे पहले आपकी ये परीक्षा शुरू हो जाती है कि आप कितना पेशेंस रख पाते हैं। तो इसमें जी स्टूडेंट्स एक्चुअली बिल्कुल कैसे भैया, डील करें, ये भी एक समस्या हो जाती है। इसमें मतलब मैं भी कई बार टूटा, कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ मैं मतलब दिल्ली में था, तो मतलब आप बहुत लो फील करते हैं आप। मैंने ये कभी प्रेशर नहीं लिया, देखो नॉर्मली ये भी प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर होता है। मैं आईआईटी से ग्रेजुएटेड, मेरे साथ वाले लोग सब एमएस भी कर लिए। जितने टाइम में मैं पहली बार यूपीएससी का मेंस लिखा था और आरएस का मेंस लिखा था, तब तक लोग एमएस कर चुके थे। तो मुझे कई बार लगता था कि मैं पीछे होता जा रहा हूँ कई साल। हालांकि मैंने ये कभी प्रेशर नहीं लिया कि वो लोग जैसे गूगल में है, ओरेकल में है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है जो यूएस चले गए, यूके चले गए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिए। तो कई बार ऐसा फील होता था कि हमें भी पढ़ना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, लेकिन आपको परसिवरेंस रखनी पड़ती है। जो काम देती है वो दृढ़ता, आपकी हट कितनी है। मतलब इन सब चीजों से मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे ज्यादा जो कंपेलिंग फोर्स था वो ये था कि मैं एक दिन सक्सीड करूंगा। मुझे पता है कि मेरे में कैलिबर है। आपको अपने में बिलीव होना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे दिन निकाले हैं, मैं मतलब आप मानोगे नहीं कि पूरे दिन में पढ़ाई के अलावा कुछ होता ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 24 घंटा पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई 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 के अलावा कोई बात नहीं होती थी। जैसे मैप आपके लगे हुए, ऐसे हर रूम में मैप लगे हुए थे, और वो रंगीन कर रखे थे। और मतलब मैं रात को 2-2 ढाई बजे मैं मैपिंग करता था, और मैं खुद से हाथ से बना के मैपिंग करता था, मुझे याद है। तो एक उस समय का भी
एक अलग आनंद होता है उस प्रोसेस को मतलब एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। जब भी आप टूटो तो जैसे आप मेरे लिए मोटिवेशन में मतलब मेरे लिए मोटिवेशन किसी की बात सुन के या उससे नहीं आता है, मेरा पर्सनली नहीं आता था। तो मैं टॉपर्स के वीडियो और मैं इसलिए देखता था कि उनकी स्ट्रेटेजी भी नहीं, उनका मैं वो चीज वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है आपको जब कोई बन जाता है ना, जो उसमें जो आत्मविश्वास झलकता है ना, वो चीज आपको बहुत खुश करती है। मैं उस चीज के लिए देखता था। ये नहीं होता और वो सब लोग यही बोलते हैं क्योंकि कि सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा, सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलूंगा। तो ये बात सही है, लेकिन जो चीज आपको खुश करती है ना, उनके चेहरे पे जो चमक होती है, जो कुछ पाने के बाद का जो एक होता है ना, वो चीज बहुत मोटिवेट करती थी कि कल के दिन मैं भी यहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो आपको गाइड करता है। वाकई सर, और आप पहुंचे भी और आज वाकई वो आत्मविश्वास और वो सक्सेस झलक रहा है आपकी बातों में भी और आपकी मुस्कान में भी सर। बहुत शुक्रिया इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी सर, स्टूडेंट्स जो होते हैं जब इनिशिएट करते हैं तो एक अच्छी गाइडेंस डेफिनेटली जरूरी होती है ताकि सही डायरेक्शन में काम करें। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें निशाना कहीं साधना है और हम तीर कहीं चला रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो किस तरह से एक आगाज लें, कैसे जो प्रीलिम्स और मेंस का दोनों सेगमेंट है उनको पिकअप करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, आपको जो भी आपने डिसाइड किया उस एग्जाम की स्ट्रेटजी तैयार करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस इसलिए पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्कोप क्या है, मुझे कहाँ तक हिट करना है, मुझे क्या पढ़ना है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं पूछ लूंगा कि पेपर 1 और 2 में क्या है, तो सर सोचना पड़ेगा, या इकोनॉमिक जगह ज्योग्राफी बोल देंगे, ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमी बोल देंगे, मिक्स करने वाली बात। तो ऐसे नहीं होता। आपको ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या सब टॉपिक है, उन सब टॉपिक को किस हद तक पढ़ना है, वो ये चीज से डिसाइड हो जाता है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने से। तो सबसे पहले तैयारी से पहले जो भी आपने जीरो डाउन किया है, जैसे आरपीएससी की मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो आरपीएससी का सिलेबस अच्छी तरीके से देखें। आप एसेस कर लेंगे खुद को कि मुझे इस सिलेबस में कितना समय लगने वाला है। नॉर्मली आरपीएससी के सिलेबस के लिए एक अगर एवरेज स्टूडेंट भी है, टैलेंटेड स्टूडेंट भी है, तो भी मेरे हिसाब से 6-7 महीने मिनिमम आपको एक बार गो थ्रू होने में लगेंगे। 2-3 रिवीजन भी जरूरी होते हैं। तो तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से पता हो, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, उस हिसाब से आपका करके कि मुझे किस चीज में कितना समय डिवोट करना है, एक आप अपनी आउटलाइन बना लें। एक बड़े रूप से ना, मैंने कभी माइक्रो टाइम टेबल नहीं बनाए हैं जहां तक मुझे पता है, क्योंकि माइक्रो टाइम टेबल मेरे से फॉलो भी नहीं हुए, क्योंकि मैं किसी धुन में अगर कोई चीज पढ़ रहा होता था तो मैं उसी को पढ़ता रहता था। दूसरों के लिए नहीं काम कर सकती, काफी समय वेस्ट हो जाता है, चीजों की इंपॉर्टेंस के हिसाब से टाइम देना चाहिए। तो आप माइक्रो टाइम टेबल बाद में बनाएं, पहले एक अपना मैक्रो टाइम टेबल बना होना चाहिए वृहद स्केल पे कि मैं इस पोर्शन को इतने इतने समय में कर लूंगा, ये मेरी कैपेसिटी है। और उस हिसाब से मेरा एक आउटलाइन का तैयार हो गया। जैसे अब आज की डेट, आज मैं शुरू करना चाहूँ तो मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ भाई 2020 आज हो गया, 2021 में आरपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी। आज मेरे पास 1 साल है, 1 साल के हिसाब से मेरा ये प्लान बन रहा है और मैं बिल्कुल उस पर स्टिक करूंगा। मैक्रो माइक्रो माइक्रो में इसलिए वेरिएशन हो जाते हैं, कई बार आप किसी दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो वेरिएशन हो सकता है और वो अलाउड भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मैक्रो जो आपने शेड्यूल बनाया ना, उससे बाहर नहीं जाए। उससे बाहर जाएंगे तो सब चीजें गड़बड़ाती जाएंगी। जैसे 1 साल का बनाया, फिर एक एक महीने का बनाया, फिर छोटा बनाया, तो 1 साल और 1 महीने वाले में तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली सर। तो बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हमको मिली हैं सर से कि मैक्रो लेवल पर आप जो अपना काम है उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिवाइड करें। एंड शुरुआत करने के लिए जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर अपने साथ रखिए, हमेशा अपने टेबल पर रखिए, ताकि आपको मालूम रहे कि आपका दायरा क्या है, किसमें आपको काम करना है।
तो बहुत अच्छी एडवाइस हमको मिली है, होप कि आप सभी फॉलो करेंगे इसको एंड इसके फ्रूट्स जो हैं जरूर रीप करेंगे। सर इसी के साथ तैयारी में एक प्रॉब्लम छोटी सी और आती है कि जो 2 सेगमेंट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस की अगर सेगमेंट की हम बात करें तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, लाइक मेंस पहले पढ़ें प्रीलिम्स करें, बिकॉज एक सवाल आता है कि प्रीलिम्स से नहीं होगा तो मेंस का क्या करेंगे हम पढ़ के। देन ये भी रहता है कि मेंस का जो गैप है इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम सारा जो सिलेबस है उस समय कवर कर पाए, तो पहले से करके रखना भी जरूरी है, तो ये इसको कैसे मैनेज किया जाए? मेरा ये मानना है आप शुरू करें ऐसे टॉपिक से जिसमें आपकी रुचि हो। तो कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो जो भी आपको सिलेबस देख के आपको लगा मेरी इसमें रुचि है, मेरी पॉलिटी में रुचि मुझे लग रही है, तो पॉलिटी से शुरू किया, फील गुड फैक्टर लिया, फिर धीरे धीरे उस लेवल को आप हार्ड करते जाओगे। कई लोगों को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो पॉलिटी पढ़ी, फिर इकोनॉमी पढ़ी, फिर हिस्ट्री पे आ गए, फिर आप इस तरीके से पढ़ लोगे। अब ये होता है कि उसमें आपने शुरू, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टिप्स है कि आपने शुरू किया, आपने नॉलेज ले ली, 1 महीने आप इस फील्ड में भी आ गए और आप समझने लग गए कि ये पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर भी देखना होता है, सब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, करंट अफेयर होता है। उसके बाद अब आपको ये करना है, जो मेरा मानना है, प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं हो सकती, ना अलग अलग होती है। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। ये जरूर है कि राजस्थान में आरपीएससी ने डेट निकाला कि भाई हम 5 अगस्त को प्री लेने वाले हैं, और आज की डेट में हमारा हो रहा है जुलाई भी नहीं, सॉरी, डेट निकलती है तब तक मई या जून में फाइनल लगभग हो जाएगा। तो मई जून के बाद आप अपना गियर शिफ्ट कर दो प्रीलिम्स की तरफ और प्रीलिम्स की तैयारी कर लो। बाकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड है, प्लस जितना वास्ट राजस्थान का सिलेबस है ना, अराउंड 133 सब टॉपिक्स है। मैंने तो अपना पूरा सब टॉपिक्स भी ऐसे, जैसे 4 पेपर हैं मेंस के, तो 4 पेपर के भी जो सब टॉपिक थे ना, वो सब टॉपिक की मैंने एक लिस्ट बना ली थी। तो टॉपिक ही मैंने, जैसे एक सिलेबस में जैसे एक पॉइंट में मान लो 4-5 टॉपिक लिख रखे होते हैं ना, कॉमा कॉमा लगा के, उनको भी मैंने एंटर करके मतलब एक एक सब टॉपिक कर लिया। इस तरीके से 134-35 सब टॉपिक का मेरे दिमाग में रहता था कि ये टॉपिक है, इन पे मेरे को तैयारी करनी है। और ये भी आपको पता रहता है इतने सब टॉपिक पे एटलीस्ट सुपरफिशियल वे में ही जिनकी इंपॉर्टेंस है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, बाकी जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनको कवर कर लेंगे। तो ये आपका मेंस, ऐसे मेंस का कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी प्री की भी तैयारी हो जा रही है। बाकी प्री में ये है जो मेंस में ज्यादा नहीं रहता है, जैसे आईआर से रिलेटेड वाला चीज है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में उतने नहीं आते हैं। मेंस में भी आते हैं लेकिन बहुत आप मतलब आपको आइडिया भी है ना हल्का साथ के बारे में, तो भी आप लिख दोगे उस तरीके से। तो ये प्री में बहुत फायदा करती है, लेकिन जो आईआर हो गया, मैपिंग हो गई, ये आपको 10-15 क्वेश्चन सीधा ऊपर कर देती है और आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ कहीं से नहीं अटकेगी, 100% नहीं अटकेगी आईआर। और वो सब चीजें आपकी करंट अफेयर से होती है। तो छोटी छोटी चीजें भी है ना, बी ऑब्जर्वेंट, जब भी बाहर निकलो आंख कान नाक सब खुला रहना चाहिए। कोई गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो भी देख लिया, उससे भी हो सकता है कोई सवाल हो जाए। मतलब मेरे साथ काफी हुआ, मैं एमपी का एग्जाम देने गया था, इंदौर, उज्जैन सॉरी। तो उस समय मैंने 2-3 सवाल ऐसे किए थे जो मैंने होर्डिंग से पढ़ के गया था स्टेट पीसीएस में, और होर्डिंग से मेरे सवाल हो गए। तो इतना फर्क पड़, और तब से मेरी बिलीव हो गई कि ठीक है। और आरपीएससी यूपी का भी मैंने एग्जाम दिया हुआ है 2 बार, और हरियाणा का भी 2 बार। दोनों बार मैं हरियाणा क्वालिफाई किया हुआ हूँ। इस बार भी था, मैं मेंस नहीं लिखने गया क्योंकि मैं राजस्थान सेलेक्टेड हो गया। तो इन सब एग्जाम, और ये देखिए जितने आप एग्जाम देते रहेंगे ना उतना आप एक्टिव रहेंगे कि ये चीजें चल रही है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1000 स्टेट भी, मैं कभी भी किसी भी राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक नहीं पढ़ के गया हूँ। मैं इसलिए गया हूँ कि जितना अपना जनरल नॉलेज है ना, जो अपन कॉमन सिलेबस पढ़ रहे हैं वो तो कम से कम चेक हो जाए। वो मैं उन टेस्ट भी देता था, और उन टेस्ट के थ्रू चेक करने में भी मुझे मजा आता था, इसलिए मैं देता था। जरूरी नहीं है आप टेस्ट दें अलग अलग एग्जाम, आप फोकस्ड रहें एक चीज पे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। और आज की डेट में तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का इतना अच्छा मिक्सचर हो गया, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, अन अकेडमी भी काफी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। और
एक और चीज बताता हूँ, जैसे अनअकैडमी से याद आया, मैं 2014 में जब गया था दिल्ली, तो रोमन सर ने पहली बार, मुझे पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो आर्ट एंड कल्चर के वीडियो बनाए थे सर ने, वो भरतनाट्यम, कथकली, मुझे आज भी याद है। मेरी हमेशा से आदत रही है, अभी भी मेरे पास पैड है, मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो मैं लिख के पढ़ता हूँ, तो मैंने नोट्स बनाए हुए। फिर सर ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे क्लासेस ली थी, वो उनका तब था जब उन्होंने अनअकैडमी नाम से कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाले थे, लेकिन अनअकैडमी ऐसे फुल फ्लेज नहीं आया था, मुझे तब का याद है। तब मुझे लगा था कि हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, और धीरे धीरे वो आप तो उसके बाद तो अनअकैडमी ने तो अलग ही रिवोल्यूशन ले आया है। अच्छा है, सारी चीजें अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। जी सर। तो बिल्कुल लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इस तरह से सॉर्ट आउट करके हम करें, और फिल्म्स और मेंस एक साथ इंटीग्रेटेड होगा, ये भी चीज हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबको ये कंफ्यूजन रहता है, कोई कहता है हम फिल्म्स पढ़ें, कोई कहता है हम मेंस पढ़ें, बट आपको जवाब मिल चुका है कि दोनों इंटीग्रेटेड ही हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, एक साथ दोनों के लिए मेहनत करते रहिए। और सर मेंस के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत की जाती है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग किसी भी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में। जब तक आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और तब तक एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आप में स्किल है, आपको ये चीज आती है। तो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। कितने ही एस्पायरेंट है, हम लोगों को भी, हम भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत जाते ही शुरू से आदर्श तरीके से डे वन से आंसर राइटिंग करने लगे थे, ऐसा नहीं। बहुत जो वो रेजिस्टेंस है ना, उस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए बहुत समय लगता है। मेरे केस में मुझे 9-10 महीने लग गए थे। जब मैं अपना पहला आंसर लिखा होगा, जब मैंने शुरू किया 2014 में, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं मैं कल लिखूंगा, मैं और थोड़ा सीख लूंगा उसके बाद लिखूंगा, अभी मेरा आंसर अच्छा नहीं हो पाएगा, अभी मैं सर को दिखाऊंगा तो मजाक बन जाएगा यार, ऐसे नहीं होता। आप जब भी स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा डे वन से स्टार्ट करें, थोड़ी नॉलेज गेन कर लें, अखबार पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिए, ऐसी चीजें तैयार करके अपने पॉइंट्स बना के लिखना शुरू करें। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिखने से ज्यादा जरूरी है इवेल्युएट करना। मेरे साथ दिल्ली में भी मेरे दोस्त रहे अच्छे अच्छे, जिनके साथ मेरा आंसर राइटिंग का डिस्कशन होता था, और टू द पॉइंट डिस्कशन होता था। उसके अलावा ना कोई पॉलिटिक्स की बात होती थी, ना कोई इधर उधर की बातें होती थी, क्योंकि समय भी नहीं होता था। तो उस डिस्कशन से जितना आपको फ्रूटफुल रहता है ना, याद रहता है, 4 इनपुट आते हैं, तो उन सब चीजों से याद रहता है। बाकी एक स्टैंडर्ड तरीके से हमेशा पॉइंट फॉर्मेट, पॉइंट प्लस पैराग्राफ का मिक्सचर चले, लेकिन सोचते वक्त मेरा ये रहता था, मैं पॉइंट से सोच लेता था। जैसे आप पेस्टल अप्रोच सुने होंगे, सबसे बेस्ट है। आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आप आईआर में वही जब चीज आती है तो आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन से देखते हैं, कल्चरल से देखते हैं, सोसाइटी का कोई मेल जोल है या नहीं है, इससे देखते हैं। तो इन सब पॉइंट पे आप सोचिए, इकोनॉमिक रिलेशन भी हो सकते हैं, और उस हिसाब से आपको दिक्कत आ रही है ना शुरू में, तो ऐसे पॉइंट में सोचिए आप दिमाग में कि मेरे को कोई भी टॉपिक दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट का इशू दिया है, तो वुमेन एम्पावरमेंट से कितनी डायमेंशन हो सकती है, मैं सब सोच लूंगा। उनकी एजुकेशन की डायमेंशन हो सकती है, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की डायमेंशन हो सकती है सबसे बड़ी, फिर उनका फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस की वो डायमेंशन आ गई, फिर पॉलिटिकल और ये सब डायमेंशन तो हमेशा ओपन रहती है सोसाइटी का। तो इस तरीके से सोचने से देखो 5 पॉइंट आ गए। अब मुझे उस पे वुमेन एम्पावरमेंट ही है सिर्फ, उस पे मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, तो मैं 5 इन पॉइंट पे भी अगर कुछ लिख लूंगा ना तो मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बहुत गलती अच्छी करते एडवाइस, हैं, जैसा कि हम लोग बात भी करते हैं आंसर राइटिंग के, हमारे कोर्सेज में भी बहुत बार आप सभी को समझाया गया है कि डायमेंशन आप जितने ज्यादा इलाबोरेट कर पाएंगे अपने आंसर के, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप आंसर को अपना कंप्लीट कर सकें, एंड नहीं आता हो शायद तो भी अटेम्प्ट कर सकें, एक अच्छा अवसर उसमें हमें जरूर मिल जाता है। बिल्कुल सर। सर तैयारी की बात हुई, लेकिन जो पद है आरएस का,
या यूं कहें कि जो कुर्सी है, चाहे आप पॉलिटिक्स की कुर्सी कह लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी कह लीजिए, उसका अपना एक आकर्षण है। हम माने ना माने, बेशक हम सब सर्विसेज की बात करते हैं, हम आरएएस अपने आप में सर्विसेज का पद है, लेकिन फिर भी वो जो एक दिमाग में छपती है जो चीज तैयारी के समय, वो एक कुर्सी छपती है कि भाई हमको वो कुर्सी चाहिए। तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन हो जाता है। तो आपका मतलब वहां जब आप पहुंच गए फाइनली अपने ऑफिस में, अपने उस शहर पे जहां आप जिसके लिए इतना लंबा सफर आपने तय किया, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो काफी अच्छा लगता है। हालांकि अभी तक मैं इंडिपेंडेंट अपनी चेयर पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और अभी ट्रेनिंग खत्म होने वाला है, अगस्त में पोस्टिंग होगी हम लोगों की। तो हाँ, उस चीज की अभी खुशी हो रही है कि हम इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होगी। लेकिन अभी तक भी जैसे इस मेरी ये पहली नौकरी है किसी भी तरीके से, वैसे प्राइवेट गवर्नमेंट, तो और प्रशासन से संबंधित मेरा तो पहला ही अनुभव है। मतलब हम सब, आप देखिए आयरनी कि मैं स्ट्राइव आई वाज स्ट्राइविंग टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, बट नेवर गेट एन नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट एन ऑफिस। और जैसा भी मैं, जैसे ये होता है ना कि अपना काम बैंक तक ही लिमिटेड था, बाकी पढ़ाई करते रहे, तो कभी सरकारी दफ्तर में जाना ही नहीं पड़ा। और जब समझने लगे, जब तैयारी करने लगे, उसके बाद समय भी नहीं मिला, और यही सोचते थे कि यार कुछ बन जाएंगे तभी उस ऑफिस में घुसेंगे। एक होता है, कहीं अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो आदमी सोचता है, तो मैं जा ही नहीं पाया। और अब प्रशासन में जब आके, और जब ये सब इस तंत्र को, जो सरकार के तंत्र को इतना नजदीक से जब देखते हैं अपने आंखों के सामने, तो बहुत खुशी होती है और काफी अच्छा लगता है। एक ये सिस्टम ही एक अलग तरीके से काम करता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। मतलब हर चीज पब्लिक से जुड़ी हुई है, तो काफी अच्छा लगता है देखते ही। डेफिनेटली सर, ये बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक डीलिंग जो है वो करने हमको मिलती है, इतना अच्छा मौका मिलता है। एंड ऑब्वियसली जब सपने पूरे होते हैं तो वो तो एक खुशी, इसकी कोई तुलना ही नहीं। बिल्कुल सर। सर जैसे तैयारी के दौरान आपने कहा अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारी, तो क्या आप भी कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे आपने कहा कि रोमन सैनी सर की जो वीडियोस हैं आपको काफी बेनिफिशियल लगी, तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कितना जो रोल है वो बढ़ गया है, अहमियत बढ़ गई है? अहमियत ऑनलाइन की बिल्कुल बढ़ गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मेरा ही मानना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। एक समय आएगा जब पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। तो और ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है, तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आप सॉर्टेड हो। मैंने कहा ना, आपने प्लान बना लिया, मुझे पता है मुझे इस सब टॉपिक के ऊपर मटेरियल चाहिए। अब मुझे वो अनअकैडमी से मिलेगा, मैं अनअकैडमी से ले लूंगा। मुझे वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, मैं प्रिंटेड फॉर्म से ले लूंगा। लेकिन ये होना चाहिए कि एक टॉपिक एक जगह से हो गया, बस खत्म। अब मैं एक टॉपिक खोल के उसके 10 वीडियो देख रहा हूँ, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऑनलाइन का यही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। धीरे धीरे आगे जाके हो सकता है, मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन आएगा, पता नहीं। ऑनलाइन में ये होता है कि आदमी ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट हो गया, जब आया था इंटरनेट, इंटरनेट पे पढ़ाई करते हैं तो एक लिंक खोलते हैं फिर दूसरे की तरफ जाते हैं। वैसा ही ऑनलाइन में ये होता है कि आप जब तक सीरियस एस्पायरेंट को यही करना है, स्टिक टू योर प्लान। जो आपने सोचा है वो खत्म करना है, बाद में बस लैपटॉप बंद और अपना प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ने लग गए। आप जैसे ऑनलाइन में यही है, आप आगे से आगे अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो ऑनलाइन बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन की आज की डेट में जरूरत है, नो डाउट। ऑनलाइन को आप हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच इतने सपोर्टिंग वर्ड्स के लिए। डेफिनेटली जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें एंड साथ ही समझें कि कितना इम्पोर्टेंट रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं। सर बहुत सारी अच्छी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिली, एंड अंत में कुछ लाइंस जो आप हमारे स्टूडेंट्स से कहना चाहें, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनसे कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि धैर्य रखिए। धैर्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। डेफिनेटली। आप अपनी मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं
मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मैं सुपीरियर हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली कि मैं आईआईटी करते हुए भी, सब कुछ करते हुए सब चीज़ें सही जा रही थी, फिर भी मुझे 4-5 साल लग गए मेरा ड्रीम अचीव करने में। तो कई बार समय लग जाता है, चीज़ें आपके वे में नहीं जाती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, लड़ना तो पड़ेगा, बाहर खुला मैदान है, जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागोगे नहीं तो कुचल दिए जाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता हुई है रश्मि रथी, मैं ज्यादा मतलब मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ बोला हूँ वहाँ मैं यही बोलता हूँ कि भाई वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, वो जिसने ना आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो वही है, आप इनोवेटिव बनना चाहते हो, आप लीक से हटकर कुछ करना चाहते हो, तो खुद को लड़ना पड़ेगा। और हर दिन लड़ाई है, हर दिन लड़ाई है, बहुत भयंकर लड़ाई है, उससे पर्सनल स्ट्रगल है। आपको कोई कुछ भी बोल सकता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या संघर्ष किया है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ऐसे लेकिन आप इतना विश्वास रखिए कि आपका जो निजी संघर्ष है ना, वो भी काउंट करता है। आपका संघर्ष है, और उस संघर्ष की आपको कुछ परिणाम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना तो एक अच्छा अनुभव मिलेगा। कम से कम दिल में वो कहते हैं ना, गिल्ट नहीं रहेगी कि मैं ये करना चाहता था और मैंने प्रयास नहीं किया। प्रयास करते रहिए, पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत इंस्पिरेशनल बात आपने कही कि प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे, और नहीं भी पहुंचते तो निराश नहीं होना, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज है जो लाइफ में हमें इससे कमाने को जरूर मिलती है। बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी सर की हमने सुनी, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सर लिए एग्जाम के लिए आई होप आप सभी फॉलो जरूर करेंगे। अगर आपके कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए सदैव खुले हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और आज हमारे साथ आप जुड़े हमारे थैंक अपनी यू दिव्या, थैंक यू टू अनअकैडमी फॉर providing this opportunity to share my experience. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी बहुत सारे इंस्पिरेशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, यूं ही जोश के साथ पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।